नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज हम चलेंगे राजस्थान की सैर पर। आज हम जानेंगे पिंक सिटी जयपुर को, इसके इतिहास को और यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थलों को। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो से आपकी तैयारी शायद पूरी ना हो, क्योंकि चीज़ें आपको याद करने के लिए कुछ और नए तरीकों को भी आजमाना होता है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन का मतलब होता है किसी स्थान पर जाना और वहाँ पर घूमकर आना। लेकिन हम एग्ज़ाम से पहले जयपुर तो घूमकर आ नहीं सकते, इसीलिए आप किसी न किसी तरीके से जयपुर की अच्छी अच्छी चीज़ों को जानिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन नोट्स के बगैर भी आप अपना अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इन नोट्स को सिर्फ इसीलिए देखिए ताकि आप जयपुर की हिस्ट्री जान पाएँ और कुछ ऐसे फैक्ट इन वीडियोज़ से निकाल पाएँ जो आपके उत्तर को ज़्यादा प्रामाणिक और ज़्यादा सुंदर बनाने में मदद करे। तो भैया आइए देखते हैं जयपुर को। जयपुर राज्य का इतिहास महाभारत के समय से शुरू होता है। उस समय यहाँ मत्स्य देश कहलाता था। तब यहाँ राजा विराट का शासन था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के अंतिम दिन राजा विराट के दरबार में ही गुजारे थे, यानी कि जयपुर में गुजारे थे। भीम ने यहीं पर कीचक को मारा था। मत्स्य देश के बाद यह विराट राज्य कहलाया और फिर इसे वैराट कहा जाने लगा। यहाँ से अशोक महान के 2 शिलालेख भी मिलते हैं। विराट का वर्णन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। ईसा पूर्व 300 के बौद्ध चैत्य में 26 अष्टपाशीय स्तंभों के खंडहर भी यहाँ से मिले हैं। 9वीं शताब्दी में यह राज्य राजा रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज होने का दावा करने वाले कुशवाहा या कच्छवाहा राजपूतों के अधिकार में था। यानी कि जो कच्छ या कुशवाहा होते हैं वे अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज बताते हैं। उनका यहाँ पर अधिकार था 9वीं शताब्दी में। उस समय इसे ढूढ़ार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ढूढ़ार। लगभग 12वीं शताब्दी में दुर्लभ राज यानी कि ढोल राज ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। कछवाहों की एक शाखा नरवर में राज्य करती थी। नरवर जो ग्वालियर है उसे नरवर कहा जाता है। अभी जब हमने ग्वालियर के विषय में वीडियो बनाया था तब हमने ये देखा था कि कछवाहों की एक शाखा जो कि आमेर में शासन कर रही थी मूल रूप से, वो यहाँ ग्वालियर में भी शासन कर रही थी। ठीक है। जब तक सवाई जयसिंह ने ग्वालियर को नहीं बसाया तब तक इस प्रकार से आमेर का इतिहास ही जयपुर का इतिहास रहा। दोनों भौगोलिक रूप से एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। जयपुर से आमेर की दूरी केवल 6 मील थी। अब यहाँ पर देखिए जयपुर का प्रसिद्ध अल्बर्ट म्यूजियम। सोचो यहाँ पर जाना और यहाँ पर घूमना कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होता होगा। अगर हम यहाँ घूमते तो कितना अच्छा इसका वर्णन कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम यहाँ पर है और इन सभी का वर्णन आपको करना है अगर पर्यटन वाले क्षेत्र में। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक नगरों को समझाते हुए उनके पर्यटन महत्व को बताइए। तो यहाँ पर न केवल आपको उनकी ऐतिहासिक हिस्ट्री बतानी पड़ेगी बल्कि वहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो जो स्थल आपके सिलेबस में हैं उन सभी के प्रमुख पर्यटन स्थलों को या तो यूट्यूब के किसी ब्लॉग से देख लें या फिर गूगल में किसी पिक्चर के जरिए उन्हें देखने की कोशिश करें। देखिए दुर्लभ राज के वंशजों में आमेर का शासक पजुन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में बने राजपूत राजाओं के संग में शामिल होकर 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में उसकी बड़ी प्रशंसा की है। पजुन द्वारा इस युद्ध में दिखाए गए शौर्य से प्रसन्न होकर पृथ्वीराज ने अपनी बहन का विवाह उससे कर दिया। इसके पश्चात महाराजा पृथ्वीराज के समय कच्छवाहा राजपूत बारह कोटड़ियों यानी कि विरादियों में बढ़ गए। मध्य युग में आमेर जयपुर का ही शासक बिहारी या भारमल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उस समय भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य कायम हो चुका था। यद्यपि इससे पूर्व कच्छवाहा शासक पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में मुगलों से संघर्ष किया था, लेकिन अब शक्तिशाली और साम्राज्यवादी मुगल सम्राट अकबर दिल्ली के तख्त पर आसीन था। ऐसे में मुगलों का सामना करना समझदारी की बात नहीं थी।
दूसरी बात यह थी कि अकबर एक उदार हृदय वाला सम्राट था, इसलिए 1262 में राजा भारमल ने अपनी कन्या का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इस विवाह का संबंध भारत के इतिहास में बड़ा महत्व रखता है। इसके पश्चात अकबर ने राजपूतों को अपना मित्र बना लिया। राजा भारमल के पुत्र भगवान दास और पोते मानसिंह को मुगल साम्राज्य की सेवा में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुए। ये मानसिंह वही है जिन्होंने शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि की थी और उन्हें उनके ऊपर ये दबाव बनाया था कि चलो भैया औरंगजेब से मिलने चलो। राज्य की ओर से उन्हें बहुत सम्मान दिया गया। राजा भगवान दास 1547 ईस्वी तक अमेर के शासक रहे। उन्होंने अपने पिता की मुगलों से वैवाहिक संबंध नीति को जारी रखा और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सलीम यानी कि जहांगीर से कर दिया। राजा भगवान दास के बाद राजा मानसिंह, जो कि 1590 से 1615 तक इनका समय रहा, आमेर के शासक बने। उन्होंने कई युद्धों में मुगल फौजों को विजय दिलाई और मुगलों के तत्कालीन समय में सबसे कट्टर शत्रु महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में उन्होंने ही पराजित किया था। उनके बाद महाराजा भव सिंह 1615 से 1621, महासिंह 1615 से 1617 ने आमेर के जयपुर क्षेत्र में शासन किया। यहाँ पर वीडियो में मैंने जो बात कही थी कि शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी, तो वे मानसिंह और दूसरे थे, क्योंकि इनकी जीवन लीला तो 1615 में ख़त्म हो जा रही है और वो संधि हुई थी 1665 में। इसलिए यहाँ पर एक गलत फैक्ट बताने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आमेर के इतिहास में एक बड़े शासक माने जाने वाले मिर्जा राजा जय सिंह का राज्यारोहण 621 ईस्वी में हुआ। वे बड़े साहसी थे और उन्होंने भी अपने पूर्वजों की भांति मुगलों की बड़ी सेवा की। राजा जय सिंह ने मुगलों के दक्षिण भारत में सबसे कट्टर दुश्मन शिवाजी को पुरंदर की संधि करके मुगल दरबार में लाने का कार्य किया। तो यहाँ पर ये जो जय सिंह थे, यहाँ पर ये दूसरे मिर्जा राजा जय सिंह हैं और इन्होंने 1665 में शिवाजी के साथ संधि की थी। हालांकि ये भी इनके ही वंशज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है जयपुर का अजमेरी गेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जयपुर का अजमेरी गेट और बहुत सारी पिक्चर आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब इसके बाद में देखिए, ये दोनों पेपर एक पेज एक से ही है। इसके बाद में देखिए, सेवा स्वीकार करने के लिए शिवाजी को किसने, मिर्जा जयसिंह ने विवश किया। यद्यपि बाद में शिवाजी आगरा से निकल भागे और राजा जयसिंह के बाद महाराजा राम सिंह 1617 से 1686 और फिर बिशन सिंह 1689 से 1699 शासक बने। अगले शासक महाराजा सवाई जयसिंह इस राज्य के सबसे महान शासक सिद्ध हुए। सवाई जयसिंह 1699 से 1743 न केवल एक अच्छा योद्धा थे, बल्कि कला कौशल और बुद्धिमत्ता में भी बड़े चढ़े थे। उन्होंने भी मुगल राज्य की सेवा स्वीकार की। उन्हीं के समय में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 में के बाद शहजादों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा था। इसके पश्चात दिल्ली की गद्दी पर एक के बाद एक कमजोर शासक आसीन हुए, जिनमें से अधिकांश सैयद बंधुओं की कठपुतली साबित हुए। सवाई जयसिंह ने इस समय मुगल दरबार में तटस्थता की नीति का अनुसरण किया, यानी कि वे इन झमेलों में नहीं पड़े और अपना राज्य संचालन करते रहे। मुगल दरबार की दलबंदियों से वे उदासीन यानी कि अलग रहे और इस समय का जो रचनात्मक उपयोग उन्होंने किया, इसके कारण आज तक उनकी ख्याति चली आ रही है और वर्तमान जयपुर का जो स्वरूप हम देखते हैं, वही उसे देने का काम भी सवाई जयसिंह ने किया। सवाई जयसिंह ने अपने दरबार में कविदों, लेखकों तथा वास्तुविदों को आश्रय दिया। उन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की आधारशिला रखी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की 1727 में। वे स्वयं एक अच्छे वास्तुकार थे। उन्होंने जयपुर की वास्तु रचना प्रसिद्ध
वास्तुविद पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के सुझावों के अनुसार की। इस प्रकार जयपुर विश्व का एकमात्र शहर बना जिसे दार्शनिक दृष्टि से विभाजित किया गया है। इसके 6 आयताकार सेक्टर ब्रह्मांड के 6 भागों के प्रतीक है। परंपरा के अनुसार इसके इर्द गिर्द दीवार खड़ी कर दी गई, परंतु यह दीवार नगर की सुंदरता में कहीं भी बाधक नहीं बनती। इस नगर का निर्माण पश्चिमी वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं, बल्कि भारतीय शिल्प विधान के अनुसार शास्त्रीय ढंग से किया गया है। नगर के 2 मील लंबे मुख्य बाजारों को सड़कें समकोण पर काटती है। शहर की गलियों और सड़कें इन्हीं मुख्य सड़कों के समानांतर चलती हैं। सवाई जैसी के समय बसे इस नगर का हर भाग किसी निश्चित प्रकार के कार्यकलाप के लिए तय है। हर भाग प्रयोग के स्वरूप और आवागमन की सघनता को देखते हुए विकास करता है। कोई अस्वाभाविकता कहीं नहीं झलकती। सवाई जैसी ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन देश के इन 5 मुख्य नगरों में वैधशालाएँ भी बनवाई और जो उनके नाम को जीवित रखे हुए हैं। और आज भी ये वैधशालाएँ समय की गणना और अलग अलग प्रकार के पूर्वानुमानों के लिए जानी जाती है और आज भी हम इन्हें देख सकते हैं। महाराजा जगत सिंह 1803 से 1818 का कार्यकाल विशेष उल्लेखनीय नहीं रहा। महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय 1818 से 1835 के कार्यकाल में जयपुर राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली। असल में ब्रिटिश शक्ति राजपूताना में इतनी बढ़ गई थी कि इसके अलावा कोई और विकल्प इनके पास नहीं बचा था। अगले शासक महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अपने प्रजापालन और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अपने आप को प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने 1868 में रामनिवास बाग बनवाया, जिसमें चिड़ियाघर, उद्यान और अल्बर्ट हॉल नाम के एक संग्रहालय को बनाया गया। अल्बर्ट हॉल की तस्वीर हमने अभी देखी थी। यह जयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उनके बाद महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 जयपुर के शासक बने। उनके समय में ड्यूक कनॉट और महारानी द्वारा जयपुर की यात्रा की गई थी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की पूरी मन से सहायता की। 1922 में महाराजा मानसिंह बहादुर जयसिंह के शासक बने। बाद में शासकों ने ब्रिटिश सरकार से की हुई संधियों को भी निभाया। स्वतंत्रता के पश्चात जब राजपूताना की विभिन्न रियासतों ने भारत संघ में मिलने के बाद राजस्थान के रूप में 1 नवंबर 1956 को नया रूप धारण किया तो इस राज्य की राजधानी का सवाल उठा। जयपुर नगर के गौरवपूर्ण इतिहास और इसकी सुंदरता के कारण इसे राजस्थान की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो हमने यहाँ पर समझा राजस्थान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध शहर जयपुर के बारे में। हमने देखा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर का इतिहास क्या है, यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल है, उनमें से हमने कुछ की तस्वीरें देखने की कोशिश की, जिनमें जयपुर का अजमेरी गेट या फिर यहाँ पर जयपुर का प्रसिद्ध अल्बर्ट म्यूज़ियम जैसे प्रसिद्ध स्थलों को हमने देखने का प्रयास किया। इसके अलावा भी आप अपने स्तर से जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को देख सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य था जयपुर का इतिहास बताना और उन प्रमुख धरोहरों को बताना जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो जानकारी आपको दूसरी जगह आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए जयपुर के इस ऐतिहासिक महत्व को समझने के बाद आप ज़रूर जयपुर की विरासत या फिर यहाँ की समृद्ध पर्यटन सभ्यता को देखिएगा, ताकि आपका उत्तर बेहतर बनाने में आपको मदद मिल सके। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अमेरिकन लेखक विलियम फेदर कहते हैं, जीवन का आनंद उठाने वाला कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता है। अगर आप असफल नहीं हैं यानी कि आप सफल हैं। सफलता का ये मतलब नहीं कि आपके पास नौकरी है। सफलता का ये मतलब नहीं कि आपके पास छोकरी है या फिर आपके पास में पैसे हैं, आपके पास में रुतबा है। सफलता का ये मतलब है कि आप अपने जीवन में खुश हैं। एक मज़दूर जो मज़दूरी करने के बाद में रात को 2 रोटी खाता है और खुशी से अपने बच्चों के साथ बातें कर कर सो जाता है। लेकिन एक अमीर आदमी जो चैन से 2 रोटी भी नहीं खा पाता और रात रात भर जाग कर
पर मीटिंग्स करता है और अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा रहता है। दोनों में डिफरेंट ये है कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुश है और दूसरा ये है कि उसे अभी भी लगता है कि उसके पास में सक्सेस नहीं है और वो उसके पीछे भाग रहा है। इसीलिए ज़िंदगी में भले ही कुछ ना हो, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में होती है, वो है आपकी मुस्कुराहट, वो है आपकी खुशी। इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।